नीतीश कुमार को भाजपा शायद अब मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी एक सवर्णों की पार्टी है, ये बात भी बहुत स्पष्ट है। तो एक शक भी पैदा हुआ लोगों के अंदर कि क्या महाराष्ट्र जैसा काम यहां पर होने जा रहा है। बिहार में देश का सबसे गरीब प्रांत है, लेकिन अगर राजनीतिक चेतना की बात करें तो शायद बिहार सबसे आगे है। तेजस्वी की व्यक्तिगत छवि पर किसी तरह की कोई बात नहीं आती है। अगर एक बात कही जाती है तो वो जंगल राज की बात कही जाती है। अगर मौजूदा आंकड़ों को आप देखें तो ये महाजंगल राज है नीतीश कुमार का। तो जितने अपराध, जितना भ्रष्टाचार लालू यादव या राबड़ी यादव के काल में था, आज उससे कई गुना ज्यादा है। लेकिन इसको कोई मीडिया जंगल राज नहीं कह रहा। नीतीश कुमार का नाम अनाउंस न करना और तेजस्वी का अनाउंस हो जाना मेरी नजर में महागठबंधन के पक्ष में मुझे पलड़ा झुकता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी साफ कह रहे हैं कि 50% के आरक्षण कैप को हटाना चाहिए। ये पिछड़े और अति पिछड़े समाज के लिए एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है। यानी रोजगार राजनीतिक विमर्श के केंद्र में आ गया है ना। कोई कहेगा नहीं दे पाएंगे, कोई कहेगा दे पाएंगे, लेकिन हलाल झटका पे बात नहीं हो रही। बात हो रही कि रोजगार दे पाएंगे कि नहीं। रील बना के बच्चे पैसा कमा रहे हैं, हमने डेटा सस्ता कर दिया। तो उसके जवाब में आया, भाई डेटा सस्ता कर दिया और बेटा परदेश में रिक्शा चला रहा है, बेटा कैसे आए वापस, ये बड़ा मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी के 101 प्रत्याशी हैं, जिसमें 49 सिर्फ सवर्ण है। हिंदू सवर्णों की आबादी हो 10%, और उसको इन्होंने 49 टिकट दिए हैं, लगभग 50%। गिरिराज सिंह की भाषा आप देख लीजिए, कैसे कोई मतलब भारतीय जनता पार्टी को वोट दे सकता है। जिस तरीके से चिराग पासवान ने पिछले चुनाव में नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत हमले किए, और ये वही चिराग पासवान है जिनका सामान जो है सड़क पर फेंकवा दिया था मोदी जी ने। असल चिराग पासवान को ही मुख्यमंत्री बना के बीजेपी अपना दांव चलना चाहती है। लेकिन असली बात तो है कि मोदी जी ने अपने मुंह से क्यों नहीं कहा। जैसे पहले कहते थे, वो कहते भाई नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। पैसे के दम पर बिहार में राजनीति नहीं हो सकती। बिहार में नैरेटिव की जरूरत है, राजनीति का एक मुहावरा चाहिए, जो प्रशांत किशोर के पास नहीं है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। आज हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज श्रीवास्तव और बात करेंगे बिहार चुनाव की, क्योंकि बिहार सिर्फ एक सूबे का चुनाव नहीं है, बल्कि देश की राजनीति में भी आगे किस तरीके से चलेगी उसका भी एक आभास बिहार के ये चुनाव नतीजे देंगे। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है द स्वतंत्र पर। पहली बार आपसे इस प्लेटफॉर्म पर बात हो रही है। शुक्रिया विक्रांत, दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा कि एक जो बड़ा डेवलपमेंट हुआ है बिहार चुनाव में, वो है तेजस्वी यादव की घोषणा जो महागठबंधन के जरिए की गई है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि थोड़ा और पहले हो जाता तो शायद बेहतर होता। आप किस तरह से इस घोषणा को देख रहे हैं बिहार चुनाव में? देखिए विक्रांत, अगर बिहार की राजनीति में किसी की भी दिलचस्पी रही हो और वो ध्यान से देख रहा हो, तो किसी को यह शक नहीं था कि महागठबंधन की ओर से तेजस्वी ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। तेजस्वी अपने मुंह से ये बात कह भी चुके थे, और कहीं किसी ओर से ये आवाज नहीं आई थी, किसी ने आपत्ति नहीं दर्ज कराई थी। लेकिन हर एक पार्टियों का या गठबंधन की एक रणनीति होती है। वो हमारे पत्रकार जितने साथी हैं जो अपने शो में चाहते हैं कि वही सब कुछ बता दिया जाए, और सुबह भी बताया जाए, शाम को बताया जाए, ऐसा होता नहीं है। तो जब उन्हें लगा कि सही समय है, खास तौर पर जब अमित शाह का ये बयान आ गया कि नीतीश कुमार होंगे या नहीं होंगे, इस पर उन्होंने कोई स्पष्ट बात नहीं कही, बल्कि कहा कि बाद में हम तय करेंगे। तो एक संदेश चला गया कि नीतीश कुमार को भाजपा शायद अब मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। और देखिए, बिहार सामाजिक न्याय की भूमि है, और पिछले 25-30 साल से वहां पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है कि जो कमान है उस प्रदेश की, वो पिछड़ी जाति से या सामाजिक न्याय के आंदोलनों से उभरे हुए नेताओं के हाथ में है। और भारतीय जनता पार्टी एक सवर्णों की पार्टी है, ये बात भी बहुत स्पष्ट है, जिसके 80 से 90% वोटर जो सवर्ण है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। ऐसा सीडीएस के तमाम सीएसडीएस के, माफ करिएगा, वो सर्वेक्षणों में बात बहुत स्पष्ट है।
तो एक शक भी पैदा हुआ लोगों के अंदर कि क्या महाराष्ट्र जैसा काम यहां पर होने जा रहा है बिहार में। महाराष्ट्र में कहा गया था कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव होगा, जो हुआ, और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस को बैठा दिया गया। तो बिहार के लोग, बाकी बहुत गरीबी है वहां, देश का सबसे गरीब प्रांत है, लेकिन अगर राजनीतिक चेतना की बात करें तो शायद बिहार सबसे आगे है। तो राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, उन्होंने बदलाव के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया है, हम कल्पना नहीं कर सकते। आज बड़ी आसानी से चीजों को कह दिया जाता है, लेकिन लोगों को खाट पे बैठना, खड़े होना, जो दलित पिछड़े समाज से आए हुए लोग हैं, उन्होंने उसके लिए गोलियां खाई हैं, हत्याएं हुई हैं, बहुत लंबा एक फ्यूडल एंटी फ्यूडल स्ट्रगल वहां चला है। इसीलिए आप देखें कि वहां कम्युनिस्ट पार्टियां, खासतौर पर सीपीआईएमएल जैसी पार्टियों का एक लंबा अतीत है संघर्ष का, और वो भी इस महागठबंधन में शामिल। तो लोग इस खतरे को अच्छी तरह समझ रहे हैं और कुछ कहने को है नहीं तेजस्वी के खिलाफ। सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी की व्यक्तिगत छवि पर किसी तरह की कोई बात नहीं आती है। अगर एक बात कही जाती है तो वो जंगल राज की बात कही जाती है, जो 20 साल पहले लालू यादव के समय था, ऐसा बताया जाता है। तो पहली बात तो जनरेशनल शिफ्ट है, नौजवानों की एक बहुत बड़ी पीढ़ी ऐसी है जिसके लिए ये अब एक स्मृति की भी बात नहीं है, वो उससे भी पहले का है। दूसरी बात, जिन कारणों से जंगल राज लालू यादव के उसको कहा जाता है, ये लोग कहते हैं, अगर मौजूदा आंकड़ों को आप देखें तो ये फिर तो ये महाजंगल राज है नीतीश कुमार का। तो अगर आपके अंदर कोई जाति घृणा, जाति विद्वेष नहीं है, अगर आप सिर्फ एक तुला पर रखकर तौलते हैं, तो जितने अपराध, जितना भ्रष्टाचार लालू यादव या राबड़ी यादव के काल में था, आज उससे कई गुना ज्यादा है। लेकिन इसको कोई मीडिया जंगल राज नहीं कह रहा है, जबकि अगर वो जंगल राज था तो आज महा जंगल राज है। जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, जिस तरह से लूट डकैतियां हो रही हैं, क्या नहीं हो रहा है बिहार में। अफसोस की बात यह है कि 20 साल मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार, जिसमें 17-18 साल भारतीय जनता पार्टी उनके साथ रही। तो कायदे से तो उन्हें बताना चाहिए कि भाई डबल इंजन की सरकार ने इस प्रदेश को कहां से कहां पहुंचा दिया। वो उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। बिहार देश का सबसे गरीब प्रांत है आज भी। अगर 20 साल आपका सुशासन है तो फिर उसमें तब्दीली होनी चाहिए थी, कम से कम थोड़ा तो आगे जाना चाहिए था। पर आज भी आप सबसे पिछड़े हैं। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि आप किसी से पूछ लीजिए पहले के जमाने में और आज के भ्रष्टाचार में कितना बड़ा परिवर्तन है। बहुत, कोई दफ्तर नहीं है कहीं पर बिना घूस दिए कोई काम होता, और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की तो खैर कोई बात ही नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि इस समय जो एनडीए के सामने एक जो उनका चेहरा था, उस चेहरे पर दांव न लगाकर उन्होंने कोई समझदारी की बात कही है। नीतीश कुमार का नाम अनाउंस न करना और तेजस्वी का अनाउंस हो जाना मेरी नजर में महागठबंधन के पक्ष में मुझे पलड़ा झुकता हुआ नजर आ रहा। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करता हूं, न करना चाहता हूं, लेकिन अगर जो विमर्श है उसमें अगर आप निष्पक्ष ढंग से देखें तो तेजस्वी की घोषणा करके जो महागठबंधन है उसने थोड़ी बढ़त तो बना ली है। जी पंकज जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा जिसकी तरफ आपने इशारा भी किया कि बिहार सामाजिक न्याय की भूमि है। पिछले 4 दशकों से अगर हम बात करें तो बिहार ने नीतीश या लालू, इन्हीं के नेतृत्व में आगे बढ़ने का एकदम साफ दिखाया कि यही दो हमारा नेतृत्व कर सकते हैं। ना कांग्रेस को जगह मिली, ना बीजेपी वहां पर कभी सफल हो पाई। तो क्या नीतीश के नाम की घोषणा ना करके जो महाराष्ट्र में जिस तरीके से हुआ, कहीं वैसा बिहार में ना हो जाए, ये आशंका बिहार वासियों के दिल में भी होगी, उनके जहन में भी होगी? विक्रांत भाई, मैंने अपने पिछले जवाब में ये बात कही थी कि बिल्कुल यही आशंका है कि आप वहां कहते हैं एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है और उसके बाद जो मुख्यमंत्री था उसे उप मुख्यमंत्री बना देते हैं, और जो उप मुख्यमंत्री था देवेंद्र फडणवीस, उसे आप मुख्यमंत्री बना देते हैं। बिहार में जो जाति जनगणना हुई और उसके जो नतीजे आए हैं, उसके बाद वहां की राजनीति में एक गुणात्मक परिवर्तन आया। और देखिए, जो सबसे बड़ा जो फर्क है वो है राहुल गांधी का कैंपेन। राहुल गांधी ने इस पूरे महागठबंधन को लेकर जो एक सामाजिक न्याय की जो लड़ाई थी, उसको एक नई तेजस्विता दी है। तेजस्वी से ज्यादा तेजस्विता राहुल गांधी की वजह से आई है, क्योंकि वो बहुत स्पष्ट ढंग से कुछ बातें कह रहे हैं। एक तो उन्होंने जाति जनगणना
को जिस तरह से जोर दिया, उन्हें कहा गया ये अर्बन नक्सल हैं, ये हिंदू समाज को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी को लगा कि मामला गंभीर है, तो अंत में उन्होंने उसकी घोषणा कर दी कि नहीं नहीं हम कराएंगे। हालांकि जो नतीजे आए उसके आधार पर जब आरक्षण बढ़ाया गया तो विपक्ष ने मांग की कि भाई इसे 9वीं अनुसूची में डालो ताकि उसे रोका ना जा सके, लेकिन उसकी मांग पूरी नहीं की गई। नतीजा यह है कि वहां पे अदालती रोक लगी हुई है। नंबर 1, राहुल गांधी साफ कह रहे हैं कि 50% के आरक्षण कैप को हटाना चाहिए। ये पिछड़े और अति पिछड़े समाज के लिए एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है, दलितों के लिए भी खासतौर पर, क्योंकि अगर वो आरक्षण का अम्ब्रेला बढ़ेगा तो उनकी भी आबादी के हिसाब से अनुपात आरक्षण में बढ़ेगा। तो इसके अलावा आपने ध्यान दिया होगा कि राहुल गांधी ने एक अति पिछड़ा न्याय संकल्प जारी किया है। आमतौर पर यह आरोप लगता है कि साहब पिछड़ी जाति या सामाजिक न्याय के नाम पर दरअसल कुछ जो बहुत मजबूत पिछड़ी जाति से पिछड़े वर्ग से आने वाली जातियां हैं उन्हीं को लाभ होता है। तो अति पिछड़ा संकल्प उन्होंने जारी किया, जिसमें यहां तक कहा गया है कि जिस तरह SC/ST एट्रोसिटी एक्ट है, यानी उन पर अत्याचार ना हो पाए या होता है तो उस पर कानूनन कार्रवाई हो, वैसा ही एक कानून अति पिछड़ों के लिए बनाया जाएगा। इसके अलावा आरक्षण का दायरा बढ़ाकर अनुपात अति पिछड़ी जातियों का बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि शहरों में 3 डेसिमल और गांव में 5 डेसिमल जमीन घरों के लिए दी जाएगी। और जो तमाम नौकरियां हैं उसमें तो खैर भरने और उस आरक्षण वगैरह की बात है। तो कुल मिला के राहुल गांधी ने जो महागठबंधन में माना जाता था कि MY फैक्टर है, मुस्लिम यादव, हालांकि इस समय वो यादव और मल्लाह गठबंधन भी कहा जा रहा है, लेकिन जो उसका विस्तार है जो शायद नहीं हो पाता था, उस विस्तार की एक सैद्धांतिकी राहुल गांधी ने पेश कर दी है कि अति पिछड़ों पर पूरा फोकस किया है कि अगर आप कहीं से पिछड़ जा रहे हैं, आरक्षण के बावजूद आपको नहीं लाभ मिल रहा, तो आपके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा जो सरकारी ठेके हैं उसमें भी अति पिछड़ी जातियों को ठेका दिया जाए, इसके लिए बाकायदा उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये जो संकल्प की बात मैं कर रहा हूं उसमें ऐलान किया। तो ये लोगों के पूरी जिंदगी से जुड़े हुए सवाल है। और उधर ये क्या कह रहे हैं उनके नेता लोग, कभी हलाल झटका की बात करते हैं, कभी धार्मिक विद्वेष की बात करते हैं। शुरुआत ही इन्होंने घुसपैठिए करके की, और जब ये SIR हुआ तो पता चला कि 10-20 घुसपैठिए भी ये नहीं बता पा रहे हैं कि कौन है वो घुसपैठिए। बिल्कुल। तो कुल मिला के जो NDA का नैरेटिव था, उस नैरेटिव में नीचे के स्तर पर लोगों को सहमत करने की क्षमता हमें नजर नहीं आ रही। एक चीज जबकि जी नहीं, आप पंकज जी पूरा कीजिए। जबकि मैं ये कह रहा हूं जो गठबंधन है उसके पास एक पॉजिटिव कार्यक्रम है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम इतनी नौकरियां देंगे, तेजस्वी थे तो इतनी दी है, हर घर के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। अब देखिए ये सुनने में हो सकता है कोई कहे भाई कैसे देंगे, बिल्कुल सही बात है, एक बहुत बड़ा उसके लिए एक तंत्र चाहिए, लेकिन तेजस्वी की इस घोषणा से जो NDA की ओर से महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए, वो चीज पीछे चली गई और इस पर बहस हो रही है। यानी रोजगार राजनीतिक विमर्श के केंद्र में आ गया है ना। कोई कहेगा नहीं दे पाएंगे, कोई कहेगा दे पाएंगे, लेकिन हलाल झटका पे बात नहीं हो रही है। बात हो रही कि रोजगार दे पाएंगे कि नहीं। और जब तेजस्वी वादा नहीं पूरा कर पाएंगे, आप कह रहे हो, तो 15 लाख रुपए वाला वादा क्या हुआ, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने वाला वादा क्या हुआ। तो मोदी जी वहां पर फंसते हैं, इसीलिए वो आके कह रहे हैं कि भाई रील बना के बच्चे पैसा कमा रहे, हमने डेटा सस्ता कर दिया। तो उसके जवाब में आया भाई डेटा सस्ता कर दिया और बेटा परदेश में रिक्शा चला रहा है, बेटा कैसे आए वापस, ये बड़ा मुद्दा है। जी पंकज जी, यही मैं आपसे जानना चाह रहा था, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि नीतीश की हम बात कर रहे थे। आपने नीतीश जी ने कल जो ट्वीट एक किया और उसमें मुसलमानों से बड़ी भावुक उन्होंने अपील की, इसको किस तरह से देखा जाए? क्योंकि बीजेपी तो टिकट देती नहीं मुसलमानों को, नीतीश जी की पार्टी और चिराग ने भी जिस तरीके से जिस संख्या में दी है वो भी बिहार में सबको दिखाई दे रहा है। तो इस मुसलमानों की अपील और खास तौर से एक पूरा कैंपेन देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर छिड़ा है कि किस तरीके से
एनडीए की सरकार वहां पर मुसलमानों को योजनाओं का लाभ पहुंचाने में जुटी हुई है। देखिए, पहली बात तो मुसलमान इस देश के नागरिक हैं और कोई भी योजना बनती है तो बतौर नागरिक उनका हक है। कोई एहसान नहीं कर रहा है, केवल मुसलमानों के लिए का मुद्दा नहीं है। अभी वो दिन नहीं आया है जब आरएसएस की जो योजना है कि इस देश के मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाया जाए, उनके तमाम अधिकार छीन लिए जाएं, तो जब तक वो स्थिति नहीं आती है, और 400 पार होते तो शायद उस दिशा में बढ़ते, पर इस देश की जनता ने रोक दिया। तो ये कहना कि मुसलमानों को सड़कों पे चलने दे रहे हैं या 5 किलो राशन उनको भी मिलता है, तो आप रोक नहीं सकते। अभी सरकारी योजनाएं आप उस तरह से नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहां कर सकते हैं, मुसलमानों के खिलाफ लगातार घृणा अभियान वो आप कर रहे हैं। आप सोचिए कि जो नीतीश कुमार भावुक अपील कर रहे हैं, उनकी पहचान क्या थी? इन्होंने कहा था कि हम कभी कम्युनलिज्म और करप्शन से कोई समझौता नहीं करेंगे। लेकिन आप उस भारतीय जनता पार्टी के गोद में चले गए, उसके साथ चले गए, जिसने इस देश में सांप्रदायिक विभाजन को न जाने कहां से कहां पहुंचा दिया। और इसके बावजूद आप चाहते हैं कि मुसलमान आपको वोट दें। मुसलमान इस देश का नागरिक है, और कोई भी नागरिक जो इस देश के संविधान पर विश्वास रखता है, जो इस देश के जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 3 बुनियादी तत्व बताए हैं, समता, स्वतंत्रता और सद्भावना, भाईचारा, बंधुत्व, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, तो बंधुत्व पर आप कुठाराघात करते हुए आप समता और स्वतंत्रता को बरकरार नहीं रख सकते। तो नीतीश कुमार जो ये कहते थे कि मोदी का जब अनाउंसमेंट हुआ तो इन्होंने एक तरह से यहाँ पर एक भोज था उसको कैंसिल कर दिया था। आपको शायद याद बिल्कुल होगा, बड़ा, बिल्कुल बड़ी बहुत विवाद हुआ बहुत था चर्चा और हुई। लगातार वो इस बात, लेकिन जब ये वक्फ का मसला आया तो वो नहीं बोले। जो मुसलमानों की जिंदगी को प्रभावित करने वाले मुद्दे हैं उस पर नीतीश कुमार चुप हैं। तो वो कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि हम आपके साथ जाएंगे? और टिकट कितने दिए हैं? पहली बार सबसे कम टिकट दिए हैं, 4 टिकट, जबकि ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने की जो मजबूरी है वो दिखाई पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के 101 प्रत्याशी हैं, जिसमें 49 सिर्फ सवर्ण हैं। जिस प्रदेश में 10% आबादी है सवर्णों की, यानी मुसलमानों के सवर्ण अगर मिला लिए जाए तब 14-15 होता है, वैसे जो हिंदू सवर्णों की आबादी वो 10%, और उसको इन्होंने 49 टिकट दिए हैं, लगभग 50%। आप सोचिए। तो भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो बिहार की उन्हीं ताकतों को फिर से मजबूत करना चाहती है जिन्होंने जमींदारी के दम पर, जिन्होंने गुंडागर्दी के दम पर, जिन्होंने तमाम जो दलित, पिछड़े और अति पिछड़े समाज को दबाने का सदियों सदियों प्रयास किया है, उसमें जुटे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको एक तरह से फिर से प्रोत्साहित और शक्तिशाली बना रही है। तो मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार की अपील का किसी भी तरह का कोई असर होने वाला है। मुस्लिम मतदाता के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि भारत का संविधान अगर अक्षुण्ण नहीं रहा तो फिर उसके लिए इस देश में जीना मुश्किल हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यक्रम वो इसी दिशा में इशारा करते हैं। गिरिराज सिंह की भाषा आप देख लीजिए, कैसे कोई मतलब भारतीय जनता पार्टी को वोट दे सकता है? और मुसलमान ही क्यों, कोई भी संवेदनशील हिंदू भी जो इस देश से प्यार करता है, जो हिंदू धर्म की उस भावना से को समझता है जिसमें कहा गया है कि अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चर्चा नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अपना पराया का भेद होना ही नहीं चाहिए, अगर है तो वो हिंदू नहीं है। हिंदू की जो धार्मिक परंपरा, उपनिषद की जो परंपरा है उसके हिसाब से। और आप रात दिन विद्वेष फैला रहे हैं, एक दूसरे को लड़ाना चाहते हैं वोट पाने के लिए। क्या कहना चाहते हैं? तो नीतीश कुमार ने जो अपराध किया है, मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी को शक्तिशाली बनाकर, इस बार मोदी की सरकार नहीं बनती अगर नीतीश कुमार जैसे लोगों ने जो पूरा इंडिया गठबंधन जो बन रहा था जिसमें वो धुरी थे उसके साथ दगा न की होती। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला है कि वो भावुक अपील कितनी है उनकी। पंकज जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी के हनुमान चिराग पासवान इस बार एनडीए में तीसरे सबसे बड़े साझीदार हैं। उन्हें 29 सीट मिली है।
पिछले चुनाव में उन्होंने जिस तरीके से नीतीश कुमार को, उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, पहुंचाने में काफी हद तक कामयाब भी हुए। तो क्या नीतीश कुमार इस बार वो सब भूल चुके हैं और अब आगे की बात कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि बहुत से जानकारों का ये भी कहना है कि नीतीश जी की पार्टी, ये देखना होगा चुनाव में कि क्या उन 29 सीटों पर भी उसी शिद्दत से चुनाव लड़ेगी जिस शिद्दत से वो बाकी सीटों पर चुनाव उनके सहयोगियों के लिए लड़ेंगे। देखिए विक्रांत भाई, गठबंधन नेता करते हैं, बहुत सी मजबूरियां होती हैं, लेकिन जनता की कोई मजबूरी नहीं होती। जिस तरीके से चिराग पासवान ने पिछले चुनाव में नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत हमले किए, व्यक्तिगत, और भारतीय जनता पार्टी नहीं, जहां जहां जेडीयू चुनाव लड़ रहा था वहां प्रत्याशी उतारे, और ये वही चिराग पासवान है जिनका सामान जो है सड़क पर फेंकवा दिया था मोदी जी ने। और वो मोदी जी ने उनको देखा कि कैसे नीतीश कुमार को कमजोर किया जा सकता है। तो कोई भी जानता है कि जो भी चिराग पासवान ने किया था वो मोदी और शाह की रणनीति का हिस्सा था। उनकी कोशिश थी कि जेडीयू को कमजोर किया जाए ताकि उनका दावा बढ़े, और जेडीयू कमजोर हो गई। पिछली बार 42-43 सीट वो मुश्किल जीत पाए, है ना। बड़ी पार्टी बीजेपी हो गई, जबकि जेडीयू हमेशा बड़ी होती थी, बीजेपी छोटी होती थी। तो ये बात नीतीश कुमार, अपनी तमाम मजबूरी है उनकी, वो गठबंधन में है, वो भूल सकते हैं या भूलने का दिखावा कर सकते हैं, पर जनता तो नहीं भूली। जो नीतीश कुमार के समर्थक हैं, जो नीतीश कुमार का सम्मान करते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी कीमत पर चिराग पासवान और उनकी पार्टी के प्रत्याशियों का समर्थन करेंगे। बिल्कुल ये स्पष्ट बात है, और इस बात को ये लोग समझ रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, कल एक वीडियो मैंने देखा कि चिराग पासवान का नाम अनाउंस किया गया बोलने के लिए, और मोदी और नीतीश दोनों जो है उस पर असहज हुए। मोदी जी ने कुछ इशारा किया और तुरंत संचालक ने चिराग की जगह फिर नीतीश कुमार को बुला लिया। चिराग को मंच से बोलने नहीं दिया गया, क्योंकि चिराग खड़े होते तो हो सकता है जनता की ओर से बड़ी हूटिंग होती, प्रतिक्रिया होती। और चिराग ने कह भी दिया, जब अमित शाह ने कहा कि बाद में तय होगा कौन मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने भी कहा कि हाँ बिल्कुल बाद में तय होगा। तो एक ये भी है कि भाई दरअसल चिराग पासवान को ही मुख्यमंत्री बना के बीजेपी अपना दांव चलना चाहती है। हालांकि अब जब इसका बहुत खराब संदेश गया तो अब वो चिराग पलट गए और कह रहे हैं कि नहीं नहीं, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने। लेकिन असली बात तो है कि मोदी जी ने अपने मुंह से क्यों नहीं कहा, जैसे पहले कहते थे, वो कहते भाई नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बार कोई ऐसी बात नहीं हो रही। तो मुझे नहीं लगता कि जो बिहार की जनता है, यहाँ तक कि जो जनता दल यूनाइटेड के भी जो समर्थक लोग हैं, वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं, और चिराग पासवान और जेडीयू का जो झगड़ा है, ये झगड़ा मुझे लगता है कि एनडीए के लिए एक बहुत मुश्किल पैदा करने वाला है। एक चीज मैं पंकज जी आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि इस चुनाव में एक बड़ी ताकत बनने की कोशिश की प्रशांत किशोर ने। चुनावी रणनीतिकार हैं वो, बहुत ही पीक पे अपना कैंपेन वो लेके चले गए, और मेन स्ट्रीम मीडिया की मदद से उनके कैंपेन को परवान भी मिला, मीडिया में खूब दिखाए गए, बड़े बड़े लोगों ने उनके इंटरव्यू लिए। ऐसा लगा कि प्रशांत किशोर इस चुनाव में बहुत बड़ा धमाल करने जा रहे हैं। लेकिन जब से चुनाव की घोषणा हुई है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, और उसके बाद से ये लग रहा है कि उनके कैंपेन को कहीं से बैकगियर या डाउनफॉल उनका आ गया है। तो ये सब क्या दिखाई दे रहा है? क्या प्रशांत किशोर की भूमिका इस चुनाव में रहने वाली है? देखिए, इसकी एक व्याख्या तो यह है कि प्रशांत किशोर बीजेपी का प्रोजेक्ट थे, और ये माना जा रहा था कि जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है वो तेजस्वी की ओर न जाकर वो चला जाए प्रशांत किशोर की ओर। लेकिन फिर ये समझ में आया कि प्रशांत किशोर की अगर ये रणनीति रही हो बीजेपी के साथ मिलकर, तो जनता तो ये बात नहीं समझती है। जनता के अंदर एक उत्साह आया, और प्रशांत किशोर चूंकि पांडे जी हैं, तो बिहार में जिस तरह की राजनीतिक चीजें चलती हैं उसमें कास्ट एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। तो सवर्णों का एक बड़ा हिस्सा प्रशांत किशोर को पसंद कर रहा है। तो ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो सकता है, ये बात समझ में आ गई। अभी मैं सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे बात कर रहा हूँ। मतलब अगर हम मान लें कि ऐसा हुआ, तो जो आप बैक गियर की बात कर रहे हैं, जब ये बात समझ में आ गई ये तो नुकसान हो सकता है, तो फिर उन्हें बैक गियर में डाला गया। क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं कि पिछली बार जब 400 पार के नारे पर सवाल उठा था, तो जब ये लगा कि
कैंपेन गड़बड़ा रहा है, तो प्रशांत किशोर अचानक सारे चैनलों में प्रकट हुए और उन्होंने कहना शुरू किया कि नहीं नहीं, मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है और 400 नहीं तो 350 तो कहीं गया ही नहीं है, वगैरह वगैरह वो कहते रहे। क्यों उन्होंने किया, क्या उसकी जरूरत थी, ये कोई नहीं जानता, लेकिन हर आदमी ये जानता है कि वो पैसा लेकर पार्टियों के लिए कैंपेन करते रहे और आज भी उनकी कंपनी ये काम करती है और उसके लिए उन्हें विचारधारा कोई उसका इशू नहीं है। उन्होंने भाजपा के लिए, बल्कि मोदी जी जब पहली बार आए तो उन्होंने 2013-12 से ही शुरू कर दिया था। फिर उन्होंने कांग्रेस के लिए भी यूपी में किया, ममता बनर्जी के लिए किया, आम आदमी पार्टी के लिए किया, वो सब के लिए जो पैसा दे उसके लिए वो करते रहे और काफी पैसा है उनके पास, जैसा उन्होंने खुद कहा पिछली बार ही 240 करोड़ या कितनी की उन्होंने आय दिखाई। अब 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई षड्यंत्र नहीं है। सीधे सीधे प्रशांत किशोर एक व्यक्ति हैं जो ठीक है पहले पैसा कमाते थे, अब वो राजनीति करना चाहते हैं और बिहार को बदलना चाहते हैं। वाकई सवाल है उनके पास प्रोग्राम क्या है। उन्होंने इतना पैसा झोंक दिया कि हर विधानसभा में उनके झंडे नजर आने लगे और टीवी को तो आप चाहिए ही इस तरह का, और खूब जो है उन्होंने एक उनको दिखाना शुरू कर दिया, शायद इसलिए कि तेजस्वी की जगह वही विकल्प बन जाए। ये एक बहुत बड़ी एक स्ट्रेटजी भी है और मीडिया इस समय भारतीय जनता पार्टी का ही एक दफ्तर है, ये हम सब जानते हैं। तो खूब उन्हें हाइप दी गई, लेकिन जब धरातल पर चुनाव आया तो नीतीश वो ये देख रहे हैं कि अरे अमित शाह आए और उनके 3-4-5 जो उनके प्रत्याशी थे वो बैठ गए, उन्हें या तो डरा दिया गया या फिर खरीद लिया गया। जैसे ही इन्होंने तो टिकट दिया कि अच्छे हैं, बड़ा इनका सम्मान है, और पता चला अमित शाह आया और बुला लिया, आओ यहाँ बैठो। अब बीजेपी जिस तरह काम करती है उसमें देश में छिपा नहीं है, तब इन्हें समझ में नहीं आ रहा। दूसरा, आपके पास वैचारिकी क्या है? आपने शुरू से कहा कि आंदोलनों से कुछ नहीं होता। जिस बिहार ने और जिस देश ने आंदोलनों के दम पर आजादी पाई, आंदोलनों के दम पर एक एक अधिकार पाया, यहाँ आईटीआई पाई, राइट टू फूड पाया, राइट टू एजुकेशन पाया, उसके पीछे 10-20 साल तक आंदोलन की पृष्ठभूमि रही है। आप कह रहे हैं आंदोलनों से कुछ नहीं होता, बस हम आएंगे और हम जादू की छड़ी घुमा देंगे। तो एक तो कोई सामाजिक आधार नहीं, कोई आंदोलन नहीं। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने 3-4 साल आंदोलन करके एक सपना बो दिया कि साहब एक लोकपाल है, वो आ जाएगा तो फिर सारा समस्या दूर हो जाएगी, और जनता ने विश्वास कर लिया। वो अलग बात है कि लोकपाल को दूसरे क्या बनाते, खुद अरविंद केजरीवाल ने जोगपाल बना दिया। तो लेकिन इनके पास तो वो भी अवकाश नहीं, इन्होंने तो वो भी नहीं किया। ये 2-3 साल घूमते रहे। पैसे के दम पर बिहार में राजनीति नहीं हो सकती। बिहार में नैरेटिव की जरूरत है, राजनीति का एक मुहावरा चाहिए, जो प्रशांत किशोर के पास नहीं है। प्रशांत किशोर ने कोई ऐसी बात जो वहां के लोगों को जो परेशान करती रही हो, उस पर कोई अपनी बात नहीं रखी है। वो सिर्फ आप मोटी मोटी बात कह दें कि पलायन होता है, तो पलायन नहीं होगा, ऐसा तो है नहीं। पलायन तो इस देश में गुजरात से अमेरिका हो रहा है, जो सबसे समृद्ध माना जाता है। सवाल है कि आप वहां की जो सामाजिक मुद्दे हैं, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे तमाम दूसरे मुद्दे हो, उसमें आपको स्पष्ट राय रखनी होगी। वहां पे राय न रखकर आप सोचते हैं कि पैसे के बल पर हर विधानसभा में आपका एक पेड आदमी बैठा हुआ है, एक पेड टीम बैठी हुई है और वो लगातार सोशल मीडिया में सक्रिय है, उससे जनता वोट दे देगी, वो संभावना नहीं है। हाँ, बहुत से लोग जो मजबूत हैं, जिन्हें टिकट आरजेडी से नहीं मिलेगा या एनडीए से नहीं मिलेगा, वो इनका टिकट पाके हो सकता है कि एक माहौल बनता है, भाई हम भी किसी पार्टी के साथ हैं, उसमें ये कुछ सीटें पा सकते हैं, मैं नहीं कहता। लेकिन ये कोई बहुत बड़ी फोर्स बन रहे हो, ऐसा भी नहीं है। बल्कि ये जरूर है कि तमाम सवर्ण समाज के जो आदर्शवादी नौजवान हैं, जो होते हैं, हर जगह होते हैं, जो प्रशांत किशोर में एक उम्मीद देख रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का ही वोट काट कम करेंगे, ये बिल्कुल साफ है। तो ज्यादा वोट इनका भारतीय जनता पार्टी कटेगा, कुछ जाहिर है गठबंधन का भी कटेगा, पर ज्यादा वोट कट रहा है, इसीलिए अमित शाह इनके प्रत्याशियों को बैठा रहे हैं या इनको डाउन करने की कोशिश की जा रही है। चलिए पंकज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम मसलों पर हमसे बातचीत की। दर्शकों से यही अनुरोध कि दास स्वतंत्र के साथ अपना साथ बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। शुक्रिया।